क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग कि नहीं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 74 से बताना है ना। आंसर तो नहीं पता, हम बता ही देते हैं। देखिए सुनिए, हम एक तरफ से सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। आंसर तक हम नहीं पहुंचाएंगे, आपको हम तरीका बता देंगे। गुना भाग थोड़ा बहुत जो होगा वो खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? जिनको उतारना हो साथ साथ उतारेंगे। क्वेश्चन है ए डेसी मोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 74। डेसी मोलर सॉल्यूशन मीन्स मोलरिटी कितना? 1/10 और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 ये है। पहले आप ये बताइए ये टूटेगा कैसे? 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, इसके लिए n का मान कितना? 5। 50% डिसोसिएट होता है। अल्फा कितना? 0.5। 5 ना होगा रे, 4 गो ये और ये एक, 5 ही ना होगा। अल्फा 0.5 दिया हुआ है। एट 300 टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। आपसे पाई पूछता है, आपको पहले आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाई बराबर ICRT के फॉर्म में जाएगा। ये आई बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा डिसोसिएशन के केस में। ये तो डिसोसिएट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1 + n का वैल्यू 5 - 1 अल्फा का वैल्यू 0.5। यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना भाग कीजिएगा। पाई बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है ICRT, यही ना होता है। तो पाई बराबर हो जाएगा 3 × 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 300। गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही ATM होगा, मतलब आंसर होगा। ठीक है, वो अब जो भी है वो सही है। अब गुना भाग आपके हाथ में है, वो कर लीजिए। क्या? क्वेश्चन नंबर 75 आपको लिखना होगा तो साथ साथ लिखिएगा, चूंकि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इस चीज़ का। रिकॉर्डिंग नहीं रहता तो वो इधर लिखते, वो इधर इधर तो हो जाता है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.23 ग्राम सॉल्यूट, ए का वैल्यू कितना दे दिया? 1.23 ग्राम, ये 75 नंबर है। इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, बी का वैल्यू 10 ग्राम। बॉइल्स एट 100.975। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका दे दिया? सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी आपको क्या पूछ रहा है? अल्फा। वाटर के लिए केवी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 0.52। एक बात बताइए आप, TB - T0B बराबर होता है I × KB × A × 1000 / B × M। हम तरीका बता देते हैं, सुन लीजिए क्या करना है। TB का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है, T0B का वैल्यू आप अपने मन से ले लेंगे कितना? 100, क्योंकि वाटर के लिए 100 होता है। तो ये दे ही दिया, ये दे ही दिया, केवी क्वेश्चन दे ही रखा है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दे ही दिया, एम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? क्या है? CaNO3 का होल 2। आप इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात नहीं कर लेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा? आई का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, ये टूटेगा कैसे? Ca++ में
और 2NO3 माइनस में, इसका n का मान 3 होगा। I जब निकल जाएगा तो I बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा। n का मान 3 रख देंगे, I आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो क्या आप अल्फा का मान नहीं निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। अल्फा ही ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आपसे अल्फा ही ना पूछ रहा है, तो ये काम आपको करना है खुद से। अब देखो, इतना करने के बावजूद भी तुम अब क्वेश्चन यदि नहीं बना पा रहे हो तो आप यकीन मानिए कि एक तरफ से बना दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आदमी का ये जो बताने का मेन उद्देश्य होता है वो ये कि यदि हम तुमको इस तरह का बात बता रहे हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा या उस पर तुम काम आसानी से कर सकते हो। आंसर मिलाना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। अब इस पर आप काम यदि एक बताए और इस पर 10 पर नहीं कर सके तो फिर बताने का कोई फायदा नहीं है। अब आप कहेगा कि पूरा आंसर तक पहुंचा दीजिए, तो ये तो बड़ा बेकार जैसा बात हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76 में कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 76 एक बेहद सिंपल क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ऐसे हिंट कर देते हैं बोल के ही, 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट दे दिया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, तो आप टी वी दे दिया, T0 भी दे ही दिया, समझिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, एम का मान पूछता है, के भी आपको दिया हुआ है। देखिए, यदि सॉल्यूट का कोई चर्चा ही नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि वह एक नॉर्मल सॉल्यूट है जहां पर आई का वैल्यू आपको 1 कंसीडर करना है। हो गया बात, उसके बाद कोई बात ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 ये IIT का क्वेश्चन है, और देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10⁻³ सॉल्यूशन, मोललिटी कितना? 10⁻³ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आपको डेल्टा TF दे दिया 7.1 × 10⁻³ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, KF फॉर वाटर इज 1.86। यहां बताइए सॉल्यूट क्या है? KX FeCN का होल 6। देखो इधर, यदि यहाँ पर 4 होता, मान लीजिए कि 4 होता, तो ये टूटता 4K प्लस, तो ये टूटेगा x के प्लस FeCN का होल 6। यहाँ होता 4 माइनस, यहाँ होगा x माइनस। यदि 4 होता तब, 3 होता तो 3K प्लस 3 माइनस, 2 होता तो 2K प्लस 2 माइनस। लेकिन 2 है, 3 है, 4 है, इस बात की जानकारी नहीं है। वास्तव में इसी बात की जानकारी आपसे चाह रहा है क्वेश्चन, आपसे इसी x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, यह एक सॉल्ट है और इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई चर्चा क्वेश्चन में किया नहीं है, तो हम तुरंत समझेंगे कि इसका जो अल्फा होगा वह कितना होगा? 1 होगा। यदि यहीं पर कह देता कि 80% डिसोसिएट होता है, 20% डिसोसिएट होता है, तो अल्फा का कुछ ना कुछ प्रॉपर वैल्यू मिलता, लेकिन उसका कोई चर्चा ही नहीं किया, तो हम क्या समझे? अल्फा 1 है। अच्छा ये बताइए, इसके लिए n का मान कितना? यहाँ 4 और यहाँ 1, 5 कर देते थे, यहाँ कर दें x + 1। अच्छा, I बराबर होता क्या है? 1 + n-1 अल्फा, यही ना होता है। अब बताइए, यहाँ पर n के जगह आप रख देंगे x + 1 और -1, तो +1 -1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? x। खैर वो सब तो काम बाद में करेंगे, पहले आप हमको ये बताइए कि डेल्टा TF बराबर I × KF × M होगा। अब बस इतने पर क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ आप समझ लीजिए कि अब क्या करना है। डेल्टा TF का मान क्वेश्चन दे रखा है, KF जान रहे हैं, M का मान दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेंगे I का वैल्यू इस जगह पर रखेंगे, जो निकलेगा I उसको आप यहाँ पर रखिएगा। ये आपको आता है 3.81 के आसपास I का वैल्यू। n का मान यहाँ रखेंगे x + 1, तो ये x बचेगा, और अल्फा का वैल्यू 1, तो ये बचेगा, इधर बचेगा 1 + x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आपको आएगा 2.81 समथिंग। x का मान डिसिमल में आ गया, आप उसको होल नंबर में ले लेंगे, क्योंकि किसी भी एटम का संख्या फ्रैक्शनल नहीं होता है।
पॉइंट में नहीं होता है, वह एक होल नंबर होता है। तो 2.81 के आसपास आ गया तो हम उसको ऑलमोस्ट कितना मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। इसका आंसर होगा 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 क्लास में करा दिया गया था। अब आगे है सम मिक्स्ड प्रॉब्लम। सम मिक्स्ड प्रॉब्लम में कुछ एनसीईआरटी का भारी भारी क्वेश्चन है और कुछ आईआईटी का प्रॉब्लम है, और कुछ क्वेश्चन इजी भी आपको मिलेगा। तो सब तरह का क्वेश्चन है, आपके सोच पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। सुनिए क्वेश्चन में क्या है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। लेबोरेटरी में जिस नाइट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं वह मास के दृष्टिकोण से 68% रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 68 ग्राम होगा HCl, कौन सी नाइट्रिक एसिड है, HNO3, और इसमें 32 ग्राम होगा वाटर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। क्या आप इसका मोल ज्ञात कर सकते हैं? इसका मोल यदि आप ज्ञात कर सकते हैं तो आप इसका मोल निकाल लेना। पूरा जो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसका डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं है डेंसिटी दिया हुआ, यह है 1.504 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया, सॉल्यूशन का मास दे दिया, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं? मोल सॉल्यूट का पता चल जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता चल जाएगा, मोल में लीटर से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझे क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 80। कौन चीज? किसका? 80 का? नहीं नहीं, डाटा बिल्कुल सफिशियंट। हिंदी मीडियम में डाटा इनसफिशियंट है, इंग्लिश मीडियम में सही है क्वेश्चन। देखिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप 11th पढ़े हो। सॉल्यूशन चैप्टर से इसका सच पूछिए तो बहुत ज़्यादा लेना देना है ही नहीं, थोड़ा बहुत है ज़रूरत। एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। और आप देखिए कितना ज़रूरत आपको पड़ेगा। आप 11th में ढंग से नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका देखिए कितना निगेटिव फीडबैक यहाँ पर मिलेगा आपको। और इस तरह का एक आध गो नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है जो 11th से ही संबंधित है, पूरा का पूरा 12th में डाल दिया। और इतने नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठा उठा के पूछ देता है ये सब। और क्वेश्चन भी कोई नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा एब नॉर्मल है। देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80। पहले आपको ना हम थोड़ा रफली समझाते हैं, लैंग्वेज को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। सब आदमी यहाँ देखेंगे, आपके पास दो चीज़ है, एक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक और है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आपके पास इसका एक मिक्सचर है और इस दोनों को मिला के वेट कितना है? 1 ग्राम। इसमें Na2CO3 कितना है, NaHCO3 कितना है ये नहीं दिया, लेकिन दोनों को मिलाकर 1 ग्राम है यह दे दिया। क्लियर है? अब आगे सुनिए। इसमें क्या किया जा रहा है? HCl मिलाया जा रहा है। HCl एक एसिड है और कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट से हमेशा रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों से रिएक्शन करता है इस बात से खूब लेना देना है। इसमें डाला जा रहा है 0.1 mHCl। ये HCl नीचे उतरेगा, Na2CO3 के साथ भी रिएक्शन करेगा, NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन करेगा। आप याद कीजिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी का तीसरा लॉ, रिएक्शन विथ मिक्सचर।
जब कोई कंपोनेंट दो चीज़ से रिएक्शन कर रहा हो तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तभी रिएक्शन कंप्लीटली होगा, अन्यथा रिएक्शन कंप्लीटली नहीं होगा। तो मान लीजिए आप कि इसका मास इसमें x ग्राम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम। हम चाहें तो ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में भी बदल सकते हैं, उसके लिए इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट 53 होता है, तो ये आ जाएगा 53 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 84, ये हो जाएगा इतना ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमको क्या पता चल गया, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट। अब सुनिए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, अब कुछ लोग तो फंस गए होंगे इक्विवेलेंट वेट में कि कैसे निकला। अब यदि फंस भी गए होंगे तो आपको क्या लगता है कि हम वो थोड़ा भी हिंट करने वाले हैं? करेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि आप 11th में पढ़े क्या, और दूसरा 11th छोड़िए 12th में भी तो बताया गया है ना इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 106 आएगा, ये टूटेगा 2Na प्लस और CO3 2 माइनस में n फैक्टर 2 आएगा, 106 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 53। इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा आएगा 84, और ये टूटता है Na प्लस और बाई कार्बोनेट आयन HCO3 माइनस में, इसका n फैक्टर आएगा 1, 84 बटा 1 करेंगे 84 ही रह जाएगा। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बोथ Na2CO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। सुनिए आप, इसको पहले जाइए, यहाँ पर ये कितना है x बाय 53, ये कितना है 1 माइनस एक्स बाय 84। अच्छा एक बात बताइए, HCl का n फैक्टर कितना 1, n फैक्टर यदि 1 हो तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर हो जाता है, इसका मतलब HCl का नॉर्मलिटी कितना है दिया हुआ 0.1। अच्छा अब ये बताइए कि नॉर्मलिटी बराबर होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। यानी हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बदले लिख सकते हैं नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को तो खैर वॉल्यूम लिख देते हैं, हाँ ध्यान रहे ये वॉल्यूम आपको रहेगा किस में, लीटर में। मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर होगा HCl के केस में, तो यहाँ पर हम नॉर्मलिटी के बदले क्या लिख सकते हैं 0.1। समझे कैसे लिखे इसको? अब देखिए यहाँ से एक समीकरण बन रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है 0.1 इंटू वॉल्यूम बराबर x बाई जो भी है समथिंग। गौर से देखिए इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितना 2, कौन कौन x और v। तो हमको एक और चीज़ चाहिए, कम से कम x निकल जाए या v निकल जाए। v तो निकलेगा डायरेक्ट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम का एक मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का, इसमें HCl के 0.1 m सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम डाल दें कि रिएक्शन कंप्लीटली हो जाए। यही क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के सुन लीजिए। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl required to react completely with a mixture 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 of equimolar mixture containing equimolar amount है ना दोनों का दिया हुआ। अब सुनो देखो, एक चीज निकालने का तरीका तुमको दे दिया, x तुम ज्ञात कर सकते हो कैसे, इस मिक्सचर में दोनों मिला के कितना ग्राम है 1 ग्राम, लेकिन एक चीज कहा है कि दोनों का मोल आपस में समान है। सुनिए, यदि दोनों का मोल आपस में समान है तो मान लो इसका मास x ग्राम, इसका कितना मान लिया 1 माइनस एक्स ग्राम। ग्राम को तुम मोल में बदल सकते हो कि नहीं, बदल दो मोल में, ये हो जाएगा x बटा 106। अरे ये नहीं हो जाएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट में बदलेंगे तो इतना आएगा, और इसी को यदि हम मोल में बदलें तो ये आ जाएगा 1 बटा 106 मोल, और ये 1 माइनस एक्स बटा 84 मोल। बोलिए
दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो x बटा 106 बराबर हो गया 1 माइनस एक्स बटा 84। यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा? x का। x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से v नहीं निकल जाएगा? फाइनली मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब थोड़ा सा आप ही सोचिए कि एक छोटे से क्वेश्चन में कितना चीज़ दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को पकड़नी पड़ती है, और आपको लगता है कि एक को बात यदि आपके दिमाग से स्लिप किया तो फिर क्वेश्चन बनेगा। एक तो प्लानिंग करना, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पर प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि आपका 11th और 12th पैरेलल नहीं चलता है। 11th में लॉकडाउन हो जाता है, 12th में पढ़ाई लिखाई सारे पैस हो जाता है, उसमें भी आप ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ओवरऑल कितना मेहनत का काम है न्यूमेरिकल बनाना, इस बात को सोचिए, और कितना छोटा छोटा बात को कस के पकड़ना पड़ता है तब जाके क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप थ्योरी में जो आप बॉडी लैंग्वेज जो आपका लूज रहता है या आप अब्सेंट करते हैं, उसका निगेटिव फीडबैक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी बात आप हमको बताइए जो आपको बताया ना गया, लेकिन आप उस पर कमांड कितना किए हैं ये आप सोचिए, बस यही जरूरी है। उतारिए, कर लेंगे आगे का काम। हम यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये कैसे लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन कहता है ना कि ये जो मिक्सचर है ये इक्विमोलर मिक्सचर है, तो दोनों को मोल में, इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब इक्विमोलर मतलब दोनों का मोल इक्वल हो, इक्विमोलर इसी को कहते हैं। हम इस क्वेश्चन पर थोड़ा रफली वर्क कर गए, आप घर पर जाकर इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। यहाँ जो वॉल्यूम निकलेगा वो लीटर में निकलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आता है 156 या 157 ml, तो लीटर में निकलेगा, तो बाद में मिलीलीटर में नहीं बदल देंगे। कल रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड का, समझिए। 94 हाईएस्ट गया है, 94 है, उसके बाद 92 है दूगों को, एगो को 91 है, एक को 90 है, और 85 90 से नीचे और 85 के बीच में बहुत सारा है जिसका गिनती हम नहीं किए कि क्या को है नहीं है। तो उस रिजल्ट को मेंटेन अब आप ही को अगला साल करना है, और आप लोग के बैच पर ये सब चीज़ का बड़ा पैनी निगाह रहता है, क्योंकि जनरली इंग्लिश मीडियम में लोग थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बदमाशी तो करता है लेकिन ठीक रहता है पढ़ाई लिखाई में, नहीं लाएगा तो पीट फाड़ देंगे। अब देखो ना, न्यूमेरिकल का क्लास आया, इलाका खाली केले, नजरे नहीं आ रहा है, नजर आएंगे तब ना 90+ लाएंगे। और अच्छा ये बात है, ले देखो, जो जो नया आया वो सब बना लिया होगा इसलिए नहीं आया, वो सबका क्लियर है, सब इतना भी ब्रिलियंट नहीं है को। इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन बना ले, इसमें आप लोग में किसी की इतनी क्षमता नहीं है। अरे आप तो छोड़िए, यहाँ का टीचर में क्षमता नहीं है इसको बनाने का, तुम क्या बात कर रहे हो? जाके क्वेश्चन थोड़ा पूछ के देखना ना, 2-4 को जो टिक लगा के दे देते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, ये सब बोलना नहीं चाहिए हमको, ये हमारी गलती है, लेकिन चूंकि आप ऐसा ना बात बोल दिए जो पच नहीं रहा है, हमको डाइजेस्ट सही में नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ऐसा ऐसा घुमा घुमा हुआ है कि आप पढ़ के आदमी का माथा में दर्द शुरू हो जाएगा, आप बनाने की बात करते हैं। बनाया नहीं है, वो सब बनाना चाहता नहीं है, ये बात है। शुरू करें आगे क्या? क्वेश्चन नंबर 81। देखिए आप लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, कि आप लोग ख्वाब बहुत देखते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फलना चिलना, एकदम तीर मार के रख देते हैं इस ख्वाब में ही। लेकिन जब सही में काम करने की बारी आती है, जो मेहनत करना चाहिए आप लोग को, वो आप कर ही नहीं पाते हैं। अब आप यदि क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो आपको यदि इस तरह से पढ़ाया जाए ना, तो आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन बात यह है कि हम आपको इतना पढ़ाए, आप उसको फॉलो कितना किए, पहला बात। दूसरा बात,
जो काम आपको दिया गया करने के लिए, उसमें कितना काम आप किए, कितना एक्टिव हैं आप, इसके प्रति कितना सीरियस हैं। तो वो सीरियसनेस है ही नहीं जो होना चाहिए। तो फिर कैसे आप ये सोच लेते हैं कि हम टॉपर बन जाएंगे अगला साल, और ये कैसे सोच लेते हैं कि आईआईटी निकाल देंगे। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। आप सिंपल 100 क्वेश्चन, मात्र 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में है न्यूमेरिकल, आप उसको नहीं बना पाते हैं। आईआईटी निकालने वाला जो टॉपर वगैरह होता है ना, एक एक चैप्टर में कम से कम 1,000-2,000 क्वेश्चन बना के रख देता है। आपसे 100 नहीं बन रहा है। नहीं बन नहीं रहा, ये एक अलग बात है, बना ही नहीं रहे हैं, मेन बात ये है। क्योंकि यदि आप ईमानदारी से काम करते ना, तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही करते, और जो करते हैं वो काम वो अच्छा करते हैं। अब जो आज नहीं आया, समझ लो सबको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। एक आध दो मजबूरी में नहीं आया, बाद बाकी सब जो है सब होली मना रहा है, सब अबीर गुलाल लगा रहा होगा। होली न है रे, अभी मौसम चल रहा है, कैसे आएगा क्लास। अब जिसके लिए, सुनो, जिसके लिए होली आज ही के दिन इम्पोर्टेंट है, उसका जिंदगी कितना रंगीन होगा, इसके बारे में अब आप सोच लीजिए। अब आप लोग पागले हैं कि आज आप पहुंचे हुए हैं, आप लोग को इसका मतलब दिमाग ही नहीं है। अरे न्यूमेरिकल है तो आज नहीं करेंगे क्लास, कुछ ऐसा कीजिए, सोचिए। ऐसे सोच वाले सभी आदमी कल के डेट में नहीं, सब होली ईयर में नहीं देखता होगा, एक आध गो पिया कर जो है सो कुत्ता उत्ता पकड़ लेता है, नाला में फेंक देता है। तो इस सोच वाले आदमी का दुर्दशा जिंदगी में आगे बढ़ के ऐसा ही होने वाला है। ये सब कोई पकड़ेगा, उठा के नाला में फेंक देगा, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही नाली में चलती रहेगी, यदि समय रहते नहीं संभले तो। देखो, थ्योरी यदि कोई टीचर ढंग से पढ़ाता है ना, तो असली मजा उस आदमी को न्यूमेरिकल में ही आता है। जब भारी भारी न्यूमेरिकल आता है और तुमको लगेगा कि यूं चुटकी में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का अंदाजा आपको मिलेगा कि आपके साथ कितना वर्क किया गया। और जब मेन काम आता है करने के लिए, तो आदमी मैदान छोड़ देता है। वैसे में क्या समझेगा वो हमारी मेहनत को, और जो हमारी मेहनत को नहीं समझ सकता, वो अपनी मेहनत के लिए क्यों कुछ करेगा, क्यों वो खुद को समझेगा। बस ऐसे ही चलते रहेगा ज़िंदगी जैसे चल रहा है। इसीलिए ना कभी कभी मन खिजला जाता है, इसलिए तब फिर कंटेंट को कम करना शुरू कर देते हैं। लगता है कि देख किसको रहे, इतना जी चीज़ जो पढ़ा रहे हैं, वो तो दो चार गो का मुंह देख के खाली दया आ जाता है कि सबका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपने आप को मेंटेन करके चलते हैं। और वास्तविकता यह है ना कि हर बैच में 5-6 गो को हम पढ़ाते हैं। बाद बाकी जो इतना भीड़ तुम देखते हो, ये सब तो हमको रुपया देने के लिए आता है और एक औपचारिकता पूरा करने के लिए आता है, पढ़ थोड़ी पाता है। वो सब है दिन कटना टफ सब टाइप का है, वो सब पढ़ने लिखने वाला कुछ नहीं है। देखता नहीं वहाँ पिस्तौल कहाँ गया, किधर पिस्तौल लेके खेलते रहता है उधर पीछे, पबजी रे। तो तुम क्या समझा, उतना औकात थोड़े है इस यहाँ आके नौटंकी करने का। एकदम ठाई ठाई दे रहा है। एक दिन वहाँ बैठा हुआ था, खेल रहा है, ऑफिस में आवाज़ बहुत तेज जा रहा था और हम 2-3 बार सुने तो हमको लगा अब बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो भेजिए को, देखिए कि बॉर्डर पर है इधर, तो वहीं पर बैठा हुआ था। अब आप सोचिए, देखिए खेल रहा है, इसको हटाइए आप, खेल रहा है चलो उसका आदत खराब हो गया, छोड़िए हटाइए। थोड़ा मानसिकता को समझने का आप प्रयास कीजिए कि यदि कोई आदमी उस जगह पर पीछे में बैठ के सबसे पीछे वाला बेंच पर पबजी खेल रहा है, उसके मेंटेलिटी को समझिए। उस आदमी को इतना दिमाग नहीं है कि सड़क पर चलता हुआ कोई भी आदमी उसके मोबाइल के आवाज़ को सुन रहा होगा। हम बैठे हुए हैं ऑफिस में, सारे वर्कर लोग हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, वो सुन रहे होंगे। लड़का लड़की सब आ रही है जा रहा है, वो सब सुन रहे होंगे। उससे बिल्कुल बेपरवाह है वो, और बगल से कान के सोतारी में खींच के उसी समय एक बार लग जाए तो उसका नींद खुलता है कि कुछ गलती हुआ है। मतलब क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। नहीं, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर नहीं कर देता है ये सब चीज़ कि आप किस मेंटलिटी के आदमी हैं भाई, कितना पतित हो चुके हैं आप, कितना गिर चुके हैं आप, कहाँ से संस्कार ये सब कुत्ता वाला लाए। तो ये सब सोच सोच के ना हम लोग बड़ा डिप्रेस्ड होते रहते हैं कि आपका कैरियर कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहे हैं आप। देखिए सब काम कीजिए, आपको किसी काम को करने में ना हम कभी मना करेंगे, ना उतना हमको ज़्यादा आपके लाइफ से मतलब है, लेकिन हर चीज़ का लिमिट ना होता है।
लिमिट में सब कुछ कीजिए, सब ठीक है, लेकिन अब बाउंड्री को पार कर जाते हैं। अब इंडिया में कहीं घूम लिए, घूमते घूमते बॉर्डर पार कर गया चौड़ा के, दुर्दशा कौन होगा पता है ना? रे आने देगा फिर तुमको भारत कभी लौट के? तो बाउंड्री पार कीजिएगा तो वैसने वैसने दुर्दशा होगा, कहीं भी बाउंड्री पार कीजिएगा तो आपके साथ वही दुर्दशा होगा। तो ये सब चीज़ को समझना चाहिए, पता नहीं आप लोग समझ ही नहीं पाते। और देखो ये जो बहाना बनाएगा ना कि तू अभी बच्चा है, लतिया देंगे। एकदम बच्चा नहीं है, बहुत मैच्योर हो चुका है। बच्चा कहाँ है तुम? देखिए क्वेश्चन नंबर 81, सुनो इधर। कार्बन और ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलता है तो अलग अलग तरह का कंपाउंड बनाता है। जैसे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि दो गो एलिमेंट है ए और बी, ये दोनों मिलकर दो डिफरेंट तरह का कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है AB2 और एक बनाता है AB4। यानी आपके पास कितने तरह का सॉल्यूट है? दो तरह का, एक AB2 टाइप और एक AB4। अच्छा ये बताइए, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग होगा। अब कहता है कि इसको हम 20 ग्राम बेंजीन में डालें और इसको भी हम 20 ग्राम बेंजीन में डालें, तो बेंजीन में डालने के बाद यह फ्रीजिंग पॉइंट को इतना से घटा देता है और यह इतना से घटा देता है। उसका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2.3 केल्विन और 1.3 केल्विन दिया हुआ है। तो इसके लिए भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, इसके लिए भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन लिया गया है, वाटर नहीं लिया गया है। तो कहता है कि बताइए कि ये कहता है कि ए और बी का एटॉमिक मास क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये एक जनरल सा बात था जो हम समझा दिए, अब थोड़ा हम पढ़ के समझाते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप उसको देखिए। यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन कौन कंपाउंड बना रहा है जी? AB2 और बना रहा है AB4। व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसको भी डिजॉल्व किया किस में? 20 ग्राम बेंजीन में, और इसको भी डिजॉल्व उसी में नहीं, अलग 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में इसको भी डिजॉल्व किया। 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना आया? 2.3 केल्विन। और यहां पर कितना आया डेल्टा TF? 1.3 केल्विन। और जानते हो दोनों का 1 ग्राम डाला गया। AB2 का भी 1 ही ग्राम डाला 20 ग्राम बेंजीन में, और AB4 का भी 1 ही ग्राम डाला। तो एक बात बताइए, यहां से इसी को हम B कहेंगे, और A कितना? 1 ग्राम। यहां भी A कितना? 1 ग्राम। अब बताइए KF का वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 5.1 यहां भी, और KF का वैल्यू 5.1 यहां भी। सुनिए, अब यहाँ पर डेल्टा TF बराबर हम कह सकते हैं KF गुना A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात हो जाएगा? डेल्टा TF क्वेश्चन दे रखा है, KF दे रखा है, A का मान 1, B का मान 20, M का मान निकाल लोगे। यहाँ M का मान निकालोगे तो शायद 111 आता है, शायद, क्या कन्फर्म 110.87 समथिंग आता है। मॉलिक्यूलर वेट है तो उसको होल नंबर में ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान रहेगा। अच्छा ये बताइए, सेम मेथड से यहाँ भी M का मान निकाल लेंगे। ये आता है 196.17 समथिंग आता है, इसको लगभग कितना हम कह देते हैं? 196। ये समझा ये कैसे निकाले हम? एग्जैक्ट सेम मेथड, यही फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, सबका मान डालेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि जब आपको मॉलिक्यूलर वेट निकला, क्या आंसर निकल गया? नहीं, अभी तो आपको AB2 का मॉलिक्यूलर वेट निकला, AB4 का मॉलिक्यूलर वेट निकला। आपको पूछता है A का और B का एटॉमिक मास। आप मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ A बराबर X
और B का मान मान लीजिए Y। अब बताओ AB2, A का एटॉमिक मास कितना X, B का कितना Y, यहाँ 2Y कर दें बराबर 111 कर दें। अरे समझा कैसे किए? ये जो मॉलिक्यूलर वेट निकला किसका निकला? AB2 का, और ये किसका निकला? AB4 का। तो A का हम मान लिए हैं X, तो X, अब B का है Y, तो एक B का Y तो दो B का 2Y, और इसका मॉलिक्यूलर वेट तो ऑलरेडी हमको 111 पता है। वहाँ पर देखिए A का मान लें हैं आप X, यहाँ पर 4Y कर दें बराबर कितना 196। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। X और Y दो गो वेरिएबल है, दो गो इक्वेशन है। आपको लगता है स्टैंडर्ड 6 में या 5 में आपको ये कैलकुलेशन सिखाया जाता है कि आप 10 में 10 में थोड़े निकल, पाँचवा छठा का बात कर रहा है 10 में निकलता है। यहाँ से आप X का वैल्यू निकाल लेंगे, Y का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू 25 पॉइंट समथिंग आता है और एक का आता है 46 के आसपास। आप X का वैल्यू निकाल लेंगे XY का। X क्या है? एटॉमिक मास ऑफ A, और Y क्या है? एटॉमिक मास ऑफ B। तो आपको एटॉमिक मास A का भी पता चल जाएगा, एटॉमिक मास B का भी पता चल जाएगा। जो भी आता है देख लीजिएगा आंसर इसका। ये तो NCERT का है, देखना ना आंसर भी दिया होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 82, 18 ग्राम of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at इतना kV for इतना? सुनिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें कोई तामझाम कुछ है ही नहीं। ये जो 1.10 बार प्रेशर दिया है ना, इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक्चुअल में 1.013 बार ही 1 atm प्रेशर है, और 1 atm प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का, यानी आपसे सिंपली टीवी पूछा जा रहा है, तो इसका कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। 83 नंबर आना कब है? 1 तारीख को आइएगा, यही असाइनमेंट कॉपी ये सब लेके आइएगा। आगे जो भी क्वेश्चन है सब बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो, 1 तारीख को जब आप आएंगे तो ये क्वेश्चन सब भारी भारी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको बताने में। कोशिश रहेगा कि हम इसको ख़त्म कर दें जल्दी जल्दी। यदि 1 तारीख को ख़त्म नहीं होता है ये न्यूमेरिकल, तो 2 तारीख को फिर हम न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे। 2 तारीख को फिर वो केमिकल काइनेटिक्स से आगे हम बढ़ जाएंगे। इसका और भी यदि आपका कोई प्रॉब्लम होगा, आपका अपना प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मेन टॉपिक को हम रोकेंगे नहीं 1 तारीख को, लेकिन यही चीज़ चलेगा। आइए, आप सभी को हैप्पी होली।